शांत समुंदर को देखकर ये फैसला ना कर कि समुंदर में रवानी नहीं है। उठूंगा मैं जब भी एक लहर बन के उठूंगा, बस उठने की भी ठानी नहीं है। तो आइए दोस्तों, एक बार मैं रोहित कुमार गौड़ एक बार आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल और आपके यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान असली अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। मैं आपके उसी सीरीज को पढ़ाता हूँ जो मेरा अर्थशास्त्र का सीरीज चल रहा था क्लास 10 का, है ना। क्लास 10 का जो मुद्रा एवं साख चल रहा था, जिसमें आरबीआई भी इंक्लूडेड था, क्योंकि आरबीआई ही सबका आधार होता है मुद्रा का। तो जो आरबीआई भी इंक्लूडेड था, तो उसी का मैं आज सेकंड वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट पार्ट आपको दे दिया था, तो थोड़ा उस पार्ट को मैं रिकैप करता हूँ। रिकैप का मतलब जो मैंने हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका था, क्योंकि आपके मस्तिष्क से तथ्य का बिखराव ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए एक बार मैं पुनः पिछली जो चीज़ें हैं उसको पुनः एक बार रिकैप कर लेता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले जो बताया था मैंने बताया था मुद्रा एवं शाख। मुद्रा एवं शाख मैंने आपको पढ़ाया। चैप्टर का नाम है क्लास 10, है ना, क्लास 10 मुद्रा एवं शाख मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया था। तो सबसे पहले मैंने आपको मुद्रा और शाख का परिचय बताया था। मुद्रा एवं शाख, मुद्रा एवं शाख का परिचय बताया था, है ना। मुद्रा एवं शाख का परिचय मेरा पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट मैंने आरबीआई का सीधा से लेके चला था आपको, आरबीआई पर। ठीक है, तो इसी आरबीआई मुद्रा एवं शाख, मुद्रा दोनों बताया था मैंने। मुद्रा से तात्पर्य वह माध्यम है, मुद्रा एक ऐसा माध्यम होता है जो किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा वैध अधिकार प्राप्त होता है, और जिसके सहारे हम किसी वस्तु का आदान प्रदान या वस्तु का विनिमय कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं, है ना। और शाख का परिचय मैंने दो शब्दों में बताया था, या दो तरीके से बताया था। एक तो वह जब आरबीआई के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होता है शाख से तात्पर्य, तो वहां पर मुद्रा, धन या तरलता से उसका मतलब लगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब एक बैंक के कस्टमर से संबंधित लोन देने के रूप में प्रयोग होता है, ऋण देने के रूप में जब इसका प्रयोग होता है शाख शब्द का, तो वहां शाख से तात्पर्य मतलब होता है विश्वसनीयता से। ठीक है, तो हम आरबीआई को एक बार चलते हैं, आरबीआई के पास। ठीक है, आरबीआई मैंने आपको क्या क्या बताया था। मैंने इसके आपको कार्य बताए थे। पहला मैंने परिचय बताया था किसकी स्थापना 1934 एक्ट के तहत 1935 में स्थापित हुआ था। 1935 में स्थापित, है ना। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण, इसका राष्ट्रीयकरण। इतना पॉइंट आपको स्पष्ट होना चाहिए, है ना। इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुख्यालय मैंने फिर आपको बताया था, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इतनी चीजें मैंने आपको स्पष्ट करवा दी थी, मुख्यालय यहां तक चीजें। उसके बाद मैं फिर हमने आपको कार्य को बताया था। तो कार्य मैंने दो कार्य बताया था। एक तो आपका शाख नियंत्रण था, दूसरा विकासात्मक गतिविधियां थी इसमें, जो विकासात्मक कार्य हैं। विकासात्मक कार्य जो हैं, है ना, विकासात्मक जो कार्य हैं। तो मैंने शाख नियंत्रण में आपको बताया था कि इसके तहत जो पहले इसका कार्य माना जाता है, इसके तहत ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत ये कई गतिविधियां चलाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत क्या चलाता है? जैसे आपका CRR करता है पहला आपका, दूसरा SLR, तीसरा आपका मैंने बताया था कि बैंक रेट, क्रम हो सकता है आगे पीछे हो जाए, बैंक दर या बैंक रेट। चौथा मैंने आपको बताया था रिवर्स रेपो रेट। फिर मैंने पांचवा आपको बताया था शायद MSF, ये शायद दो छूट गया था। 4 ही तक मैंने बताया था आपको, CRR, SLR, ठीक है, और बैंक दर और रिवर्स रेपो रेट। ये 4 चीजें मैंने आपको शायद बताई थी। और पांचवा MSF, और छठवा जो है MSF हो गया, और
बस पाँच ही आप देखिए, बहुत डीप नहीं जाना है। मतलब अब 1 महीने 4 महीने आपको बता दिए थे पहले ही, बस एक पॉइंट छूटा था, एमएसएफ। एमएसएफ का मतलब होता है, मैं पांचों पॉइंट देख लेता हूँ। एमएसएफ का मतलब होता है एमएसएफ, इसको जो फुल फॉर्म इसका है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए आरबीआई किसी भी वाणिज्यिक बैंक को, किसी भी बैंक को जो उसके सेकंड शेड्यूल में शामिल होता है, उस बैंक को आरबीआई 1 से लेकर लगभग 7 दिन तक का लोन प्रदान करता है। मार्जिनल का मतलब होता है सीमांत, ठीक है, सीमांत सुविधा इसको कहते हैं, सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं, ताकि वो अपने जोखिम कार्यों को या फिर अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों का निर्वहन कर सके। उसके कोई जोखिम अगर उसके ऊपर आया, उसके यहाँ अगर मुद्रा की कमी हो गई या फिर अन्य किसी चीज़ की कमी हो गई, तो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को क्या प्रदान करता है, एमएसएफ, जिसको हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। मार्जिन का मतलब होता है सीमांत, सीमांत का मतलब सबसे आखिरी बिंदु है बैंक का, कि वहां से उसको लग रहा है कि वह गमित नहीं कर सकता, वो अपने कार्यों को संचालित नहीं कर सकता, तो आरबीआई वहां पर खड़ा हो जाता है। फिर एमएसएफ के माध्यम से उसको क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। समझ में आया? बस 5 पॉइंट आप जानिए, बहुत जानेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। इतना देखते हैं हम। उसके बाद हम चलते हैं, ये पहला साख नियंत्रण में बता दिया था, दूसरा पे लेते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था, पहला साख नियंत्रण हो गया कार्य, दूसरा मैंने आपको बताया कि ये मुद्रा का निर्गमन करता है। क्या करता है? मुद्रा का निर्गमन। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जो मुद्रा का निर्गमन होता है वो मुख्यतः 2 आधारों पर होता है। आप लोग कभी काल सोचते होंगे, मन में आता होगा कि आरबीआई का ऐसा, जैसे भारत में गरीब बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग कभी मन में धारणा आती होगी कि ऐसा क्या नहीं है कि आरबीआई कभी काल ज़्यादा नोटों को बहुत ज़्यादा नोटों को छाप दे और इतना ज़्यादा गरीबों में वितरित करवा दे कि वहाँ से गरीबी भारत में शांत हो जाए, भारत भी एक विकसित देशों में शामिल हो जाए। तो वैसा संभव नहीं है ना। तो मैं इसको स्पष्ट करने जा रहा हूं, इस मुद्दा में बहुत ध्यान से आप देखिएगा। मुद्रा का निर्गमन जो करता है वो यहाँ पर 2 आधार है। देखिए इस मुद्रा के निर्गमन सबसे पहले जो है पद्धति चलती थी, उसको हम कहते थे आनुपातिक। देखो 2 पद्धति चलती थी, पहले को हम कहते हैं आनुपातिक कोष प्रणाली, ठीक है। पहले का क्या होता था? आनुपातिक कोष प्रणाली, आनुपातिक कोष प्रणाली। सबसे पहले हमारे जहां जो बनाया गया था अनुपातिक कोष प्रणाली, इसको अपनाया गया था। मतलब अगर हम मुद्रा छाप रहे हैं तो उनमें से 40% फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए और 60% हमारे विदेशी मुद्रा में होना चाहिए। यह स्वदेशी एसेट होना चाहिए। एसेट का मतलब परिसंपत्ति, स्वदेशी एसेट होना चाहिए। और 40% विदेशी मुद्रा होना चाहिए, प्लस इसमें स्वर्ण भी शामिल था, है ना। ये जो पहले की प्रक्रिया थी, पहले जो मुद्रा छापा जाता था तो इन अनुपातिक कोष प्रणाली के आधार पर छापा जाता था। इसका जो चल रहा था 1937 से आसपास से 1956 तक चल रहा था, ठीक है, 1956 तक। लेकिन वर्तमान में जो हमारे यहाँ मुद्रा छापा जाता है, ये मुद्रा जो छापा जाता है, इसका आधार हम देखते हैं तो उसका हम कहते हैं एमआरएस, इसको हम ब्रैकेट में एमआरएस, इसको हम कहते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। अब न्यूनतम आरक्षित प्रणाली ये जो है 1957 से वर्तमान तक, अब तक, ठीक है, ये अब तक 1957 से अब तक हमारे भारत में रन कर रही है। अब हम पहुंचते हैं, देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखा जाता है कि आपके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी होना चाहिए, है ना। कितना? 200 करोड़ के, समझ रहे हैं। 200 करोड़ में आपके पास यदि जैसे आरबीआई मुद्रा का निर्गमन करना चाहे तो उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी होना चाहिए, एसेट्स होना चाहिए। और उस 200 करोड़ में 115 जो होना चाहिए स्वर्ण होना चाहिए, प्लस जो 85 CR है, 85 करोड़ मतलब जो है, यह क्या होना चाहिए? विदेशी मुद्रा। ध्यान से देखिएगा,
अभी हम समझा रहे हैं क्यों आरबीआई क्यों ज़्यादा नोट नहीं छाप चाहता, उसको समझा रहे हैं आपको, ठीक है। विदेशी मुद्रा और ये स्वर्ण होना चाहिए। ध्यान सुनिए, इतना स्पष्ट है कि मुद्रा का निगमन जो आरबीआई करता है, पहले जो अनुपातिक कोष प्रणाली के आधार पर 1937 लेकर 1957 तक 56 तक किया, वहाँ पर वो देखता था कि उसके पास 40% विदेशी मुद्रा और स्वर्ण होना चाहिए और 60% स्वदेशी एसेट्स होने चाहिए। स्वदेशी से एसेट से तात्पर्य उसके पास जो ट्रेजरी बिल्स हैं, जो परिसंपत्तियाँ हैं, अन्य हैं, उसके पास खुद की जो मुद्रा है वो होना चाहिए। और जो दूसरा है, जो वर्तमान में हमारे यहाँ भारत में लागू है, वो उसको हम एमआरएस, इसको हम कहते हैं मिनिमम, एमआरएस का मतलब होता है मिनिमम रिजर्व, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, एमआरएस सिस्टम कहते हैं। 1957 से अब तक जो चल रहा है, इसमें क्या होता है कि 200 करोड़ के हमारे पास संपत्ति होनी चाहिए और उस 200 करोड़ में 115 जो होना चाहिए हमारे यहाँ स्वर्ण होना चाहिए, स्वर्ण मतलब सोना होना चाहिए, और प्लस 85 सीआरआर मतलब 115 जो करोड़ हो वो स्वर्ण के मूल्य बराबर हो, और जो 85 करोड़ हो वो आपका विदेशी मुद्रा हो, है ना, विदेशी डॉलर हो, जैसे येन हो, रेमिनबी हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो उसको हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि मुद्रा आरबीआई जो ज़्यादा क्यों नहीं छापता, इससे ज़्यादा क्यों नहीं छाप सकता, क्योंकि आरबीआई हमारी खुद की संस्था है, हमारी भारतीय संस्था है, उसकी अपनी खुद की मशीन, लेकिन ज्यादा क्यों नहीं छापता? क्या किसी दूसरे देश के प्रेशर में है? क्या नहीं है? या फिर भारत के किसी सरकार के दबाव में कि सरकार उसको कहता है कि आप ज्यादा नहीं छाप सकते? क्या ऐसा कोई पाबंदी है या नहीं है? उसको हम स्पष्ट करते हैं। दो प्रश्न यहां पर है कि क्या आरबीआई जब मुद्रा का निर्गमन करता है तो क्या वैश्विक स्तर को या वर्तमान में जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इनको ध्यान में रखकर छापता है, या फिर इनके नियंत्रण में छापता है, या फिर जो भारत के जो सरकार हैं, भारत जितना कहेगा उतना छापेगा? तो हम बताएं आपको, जो पहला है कि क्या आरबीआई ग्लोबल स्टेबिलिटी को, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखता है कि नहीं? ध्यान से देखिएगा आप लोग, ग्लोबल स्टेबिलिटी को ध्यान में रखता है कि नहीं? तो सत्य बात है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी उसके लिए पहला मानक है। यदि वो कुछ मुद्रा का निर्गमन करेगा तो पहले वो ग्लोबल स्टेबिलिटी को देखेगा। ग्लोबल स्टेबिलिटी से तात्पर्य हमारा देश सिर्फ अपने में सीमित तो है नहीं, हम बंद अर्थव्यवस्था पे है नहीं, हमारा जो अर्थव्यवस्था है खुला अर्थव्यवस्था है, हम दूसरे देशों में भी व्यापार करते हैं। अगर दूसरे देशों में व्यापार करेंगे तो हमारे जो मुद्रा का जो मूल्य है, मूल्य से तात्पर्य यह है कि मूल्य दो प्रकार के होते हैं मुद्रा का। ध्यान से देखिएगा, ये मुद्रा है, मुद्रा के एक वास्तविक मूल्य होता है, वास्तविक मूल्य, और एक संकेतात्मक मूल्य या प्रतीकात्मक मूल्य इसको कहते हैं। वास्तविक मूल्य से तात्पर्य जो मुद्रा छाप रहा है उस मुद्रा को वास्तव में अगर बेचा जाए तो कितना पैसा हमको मिल सकता है, कितना उसकी कीमत हो सकती है। जैसे कोई स्वर्ण का कोई डॉलर है या कोई स्वर्ण, जैसे पहले सोना चलता था ना, उसका अगर सिक्का छापा गया, अगर कोई इसका जैसे पहले मुद्रा चलता था ना, जैसे सोना चलता था, चांदी चलता था, उसकी अपनी वास्तविक मूल्य है 20 रुपए के बराबर, उसका पतला सा है वो 20 रुपए के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो कम भी हो, ठीक है, सॉरी कम नहीं होगा लेकिन उससे ज्यादा होगा। उसकी जो कीमत है उस मुद्रा की, चांदी का छापा गया तो चांदी का 20 रुपया कीमत लगा के छापा गया, कितने इसके वैल्यू है। और जो संकेतात्मक मूल्य है, संकेतात्मक मूल्य में एक नोट रहता है, ठीक है, आपके पास एक नोट रहता है जिसपे लिखा रहता है 10 रुपया या फिर 100 रुपया या फिर 2000। तो क्या इस कागज की कीमत 2000 हो सकती है? बिल्कुल नहीं। इस कागज की कीमत कभी 2000 हो सकती है? बिल्कुल नहीं। उस पर बस इतना है कि उस पर 2000 लिखा गया है, उसको आरबीआई का वैध अधिकार प्राप्त है, मतलब उसमें संकेत दिया गया, आरबीआई ने एक संकेत दिया है कि मैं धारक को 2000 रुपए देने का वचन देता हूं या अदा करने का वचन देता हूं। तो जो 2000 रुपए लिखा गया संकेतात्मक रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, ना कि उसकी उस नोट की कीमत 2000 रुपए है। अगर आप उसको ले जाओगे किसी सोनार के पास बेचोगे 2000 आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि नोट है, कागज की रद्दी कागज है, उस पर आरबीआई का पट्टी निकाल लो, आरबीआई का हस्ताक्षर निकाल लो तो कागज के बराबर है। लेकिन इसमें क्या हुआ, यदि इसमें से स्टाम्प जो यहां पर ठप्पा लगा है उसका अगर मुहर हटा भी लोगे तो भी इस चांदी की कीमत उतना रहेगी जितना यह है। तो इसलिए इसकी वास्तविक कीमत है, ये संकेतात्मक मूल्य है। समझ में आया दोनों? अब आते हैं अपने मुद्दे पे। अब रहा बात आरबीआई उनसे ज्यादा क्यों नहीं छापता, तो इसके लिए दो कारण मैंने बताया। पहला, आरबीआई ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसका व्यापार अन्य देशों से भी होता है, तो उनकी अपेक्षा हमारी मुद्रा बहुत ज्यादा ना गिर जाए। जैसे 73 रुपए चलता है, 74 रुपए, 75, 85, 86, 88 ऐसे चलता है ना, कभी काल आप देखते हैं गिरते उठता है। तो कारण वही रहता है, जब आरबीआई कभी काल ज्यादा मुद्रा छाप देता है तो हमारी मुद्रा की जो कीमत है वो घट जाती है। तो हमारा जो जैसे $1 है तो उसकी कीमत जैसे हमारा मुद्रा में उसको 75 से 78 रुपए देने पड़ते हैं। जब हम अगर कम छापे हैं तो हमारा जो मुद्रा का कम उसकी कीमत है तो हमारे जाके 70 71 में पड़ जाता है। समझे?
तो पहले ग्लोबल स्टेबिलिटी को ध्यान रखता है। दूसरा ये है कि इस स्वर्ण को ध्यान रखता है कि जो 150 115 ये और इसको। दूसरा है इन्फ्लेशन, ध्यान से देखिएगा, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। क्या? मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति को समझिए क्या होता है। मुद्रास्फीति से तात्पर्य है कि जैसे मुद्रास्फीति से तात्पर्य जैसे कि हम आपको अगर 100 रुपए दें, है ना, 100 रुपए आपको दिए, ठीक है, मैंने आपको 100 रुपए दिया, मान लीजिए दिए नहीं है, मान के चलिए, है ना, 100 रुपए मैंने आपको दिया, तो इस 100 रुपए का आप गए 10 केजी अनाज खरीद लिए, कितना? 10 किलो। फिर मैं आपको अगर 1000 देता हूं, है ना, 1000 में अगर आपको दे रहा हूं, तो आप जाएंगे तो फिर यही 10 केजी फिर वही मिलेगा, वही 10 केजी को आप 1000 रुपए में खरीदेंगे, क्योंकि मजबूरी है आपकी, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है। जो उत्पाद है हमारे यहाँ, जो संसाधन वो सीमित हैं, हमारे यहाँ जो उत्पाद है उसको 10 केजी वो सीमित है, उसी उत्पाद को खरीदने के लिए अगर आपको 1000 रुपये मिल गए तो आप जाकर उसको खरीदते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसकी जो कीमत होगी वो बढ़ जाती है। तो इसके कीमत के बढ़ने को हम मुद्रास्फीति कहते हैं, और जिस दर से बढ़ता है उसको मुद्रास्फीति दर कहते हैं। इसको हम जैसे कीमत बढ़ा किसी चीज का अगर वैल्यू जैसे एक प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो जो बढ़ने को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, जो तेजी से बढ़ता है ना। अगर जिस दर से बढ़ रहा है उस दर को अगर हम शामिल कर लेते हैं तो हम उसका मुद्रास्फीति दर कहते हैं या फिर इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो जैसे मान लीजिए 100 रुपए आपके पास है, तो आपने 10 रुपए मतलब अगर 10 किलो अनाज खरीदना है तो आप 10 रुपए पर केजी पड़ रहा है ना, तब भी अनाज उतना ही मिलेगा। अगर हम 100 रुपए छाप आपको 1000 रुपए दे देते हैं, फिर भी आप खरीदने जाते हैं, तब भी अनाज उतना ही मिलेगा। तो आरबीआई ज्यादा मुद्रा का निर्गमन नहीं करता, क्योंकि बात वही पड़ जाती है, क्योंकि अगर ज्यादा छाप देगी तो इस मुद्रा का कीमत गिर जाएगा, मुद्रा का जो मूल्य है, नोट का जो मूल्य है वो गिर जाएगा। पहले जहां हमें 10 रुपए देना पड़ता था, आज हमको 100 रुपए देना पड़ रहा है, तो जो गरीब है उसको तक पहुंच नहीं बना पाएंगे, जो अमीर है सिर्फ वही पहुंच इस वस्तु तक बना पाएंगे। इसलिए आरबीआई मुद्रा का निर्गमन सीमित मात्रा में करता है। दूसरी बात, ये पहला आरबीआई रहा, मतलब आरबीआई ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को ध्यान रखता है। दूसरा इन्फ्लेशन रेट को देखता है कि इन्फ्लेशन रेट कहीं ज्यादा ना हो जाए। जैसे हुआ क्या था बीच में, अभी कुछ ही साल पहले वेनेजुएला कोलंबिया में कुछ ऐसी स्थिति थी कि एक केवल पॉकेट बिस्कुट खरीदने के लिए वहां पर माना जाता था कि बंडल बंडल के नोट जा रहे थे, एक पॉकेट बिस्कुट खरीदने के लिए बंडल बंडल नोट जा रहे थे। तो इस चीज ऐसी स्थिति हमारे देश में ना आ जाए, वहां पर त्राहिमाम हो गया, समझिए संकट की स्थिति वहां पर पैदा हो गई, तो ऐसे हमारे देश में ना हो जाए उसको ध्यान रखा गया। समझ पाए आप लोग? इतना समझ गए होंगे। तीसरा ये मैं दो कारण बताया, तीसरा ये कारण है कि यदि आपको आरबीआई, जैसे आपको आरबीआई ने 100 रुपए दिया, मान लेते हैं कितना, 100 रुपया, तो इसके बराबर वह अपने पास गोल्ड रखा हुआ है। अगर आप 100 रुपए उसके पास ले, जैसे आप मार्केट में गए आपने खरीदने के लिए कोई वस्तु, अगर आपको नहीं दे रहा है कि भाई नोट का हमको आपको क्यों सोना दे, या नोट का आपको ये अपना अनाज, कीमती अनाज क्यों दे, आपको 1 किलो अनाज 100 रुपए का क्यों दे, क्योंकि आपके तो नोट है ना, ये तो कागज है, ये तो रद्दी है, क्या करेंगे हम। तो वो जाएगा अगर आरबीआई के पास, अगर ये आरबीआई के पास गया कि साहब आपने जो नोट निर्गमित किया है वो कोई मार्केट में लेने के लिए तैयार नहीं, उसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, क्योंकि आरबीआई ने वचन दिया है, किसमें, नोट में आप देखेंगे तो वहां पर वचन दिया है, मैं धारक को इतना रुपए देने का वचन देता हूं, अदा करने का वचन देता हूं, तो क्या करेगा, वो आपको इतने 100 रुपए की कीमत के बराबर या तो आपको सोना देगा, ठीक है, 100 रुपए की कीमत के बराबर आपको या तो सोना, क्योंकि इसी के बराबर मुद्रा का वहां छापा है, जैसे 200 करोड़ है, 200 करोड़ के बराबर ही वो मुद्रा का निर्गमन किया है। तो आप जितना जाएंगे तो आपका जो 100 रुपया उसने नोट निकाला है, उस नोट के कीमत के बराबर आपको वो मुद्रा देगा, या फिर अन्य कमोडिटी, अन्य वस्तु देगा, ठीक है, या फिर अन्य वस्तु देगा। तो इस तरह से आरबीआई ज्यादा अगर ज्यादा मुद्राओं का निर्गमन कर देगा तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए घातक साबित होगा, देश में संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन दर बढ़ जाएगा, तो हमारी भी स्थिति वही हो जाएगी जो कोलंबिया और वेनेजुएला का है ना। समझ पाए होंगे आप लोग? अगर नहीं समझ पाए तो एक बार पुनः आप वापस आइएगा, फिर बैक करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चैप्टर बड़ा है इसलिए हम आगे चलते हैं। मैंने दो आपको समझाया, मुद्रा का निर्गमन, पहला शाख नियंत्रण में कई आपके उसके उपकरण थे। दूसरा मैंने आपको बताया कि मुद्रा का निर्गमन कैसे करता है। तीसरा है मुद्रा के परिरक्षक के रूप में, किसके, मुद्रा के परिरक्षक के रूप में। देखिए ध्यान सुनिए,
मुद्रा के परिरक्षक के रूप में मतलब आरबीआई क्या करता है कि गवर्नमेंट जितना मुद्रा निर्गमन करवाती है, गवर्नमेंट लोगों से जितना पैसा जमा करवाती है, उसका जो उसको जो धारण करता है, संरक्षण करता है, कौन करता है? आरबीआई करता है। आर्टिकल 266 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत संचित निधि का प्रावधान किया गया। किसका? संचित निधि। आप लोग इसको अपने नोट्स में वो से डालेंगे, ठीक है। 266(1) के तहत भारतीय संविधान में संचित निधि की व्यवस्था की गई है और उस संचित निधि की रखवाली का काम कौन करता है? आरबीआई। दूसरा 266(2) इसके तहत क्या करता है आरबीआई? लोक लेखा निधि। लोक लेखा निधि से तात्पर्य है कि जो जनता की जमाएं होती हैं, जनता की जो जमाएं होती हैं, जब मतलब जैसे आपका प्रोविडेंट फंड हो गया या अन्य कोई जमा हो गई, जैसे आप बैंक कुछ और जमा कर रहे हैं, सरकारी जो स्कीम आती है उसके प्रति जैसे कुछ देना हो रुपया ना, तो वो जो जमा करती है वो आर्टिकल 266(2) के तहत वो लोक लेखा निधि में जमा करता है। तो ये मुद्रा के परिरक्षक के रूप में ये आरबीआई जो हमारा है कार्य कर रहा है। अब चौथा हम देखते हैं, चौथा हम लोग देखते हैं, पहला आपका हो गया साख नियंत्रण, दूसरा हो गया मुद्रा का निर्गमन, तीसरा हो गया मुद्रा के परिरक्षक के रूप में। अब चौथा हम लोग देखते हैं कि बैंकों का बैंक अब बैंकों का बैंक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी बैंक हैं वाणिज्यिक बैंक, सबका ये बाप होता है। सबका बाप से तात्पर्य यह है कि चाहे लाइसेंस हो वो प्रदान करता है, या फिर उस पर लाइसेंस को रद्द करना हो, लाइसेंस रद्द करना हो, दोनों का काम यही करता है। आपको जन्म भी देता है, जो वाणिज्यिक बैंक है उनको जन्म भी देता है, उनका नाश भी करता है। तो जन्म कब देता है? जब इसके आरबीआई के, ध्यान से देखिएगा, जब आरबीआई के द्वितीय अनुसूची में, आरबीआई के द्वितीय अनुसूची में जो भी मानक हैं, मानक को पूरा करने पर, आरबीआई के द्वितीय अनुसूची में जो भी मानक है उसको पूरा करने पर आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंक है उनको लाइसेंस प्रदान करता है कि अब आप इन मानकों को पूरा कर लिए हैं, अब आप बैंक खोलने की स्थिति में हैं, अब हमारी जनता के पैसों को लेने और उनको जमाओं को जमा करने के आप स्थिति में आ गए हैं। दूसरा, यदि आप ये जैसे जो बैंकों को जिसने लोन दिया है, अगर उसको ये कुछ गलत करता है जनता के साथ, उसको रद्द भी कर देता है। तो रद्द करने का कार्य और लाइसेंस देने, दोनों का कार्य इसी का है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक। अगला देखिए, सरकार के बैंकर के रूप में, सरकार के बैंकर, सलाहकार आदि के रूप में। पांचवा है सरकार के बैंकर के रूप में। आपने देखा कि सरकार का जो पैसा है उसको जैसे आर्टिकल 261 के तहत उनका जमा कराता है। दूसरा कि यदि उनको सरकार, जैसे कोई सरकार ने किसी को लोन दिया है, ठीक है, किसी को लोन अगर दिया गया है या फिर सरकार को आर्थिक से संबंधित कोई लाभ चाहिए, क्योंकि आरबीआई में इकोनॉमिस्ट होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं, तो सरकार को किसी आर्थिक मुद्दे पर यदि सलाह चाहना होता है, सलाह चाहिए, तो इनके पास से भी लेता है कि मुद्रा को कैसे संचालित किया जाए, कैसे क्या किया जाए, तो सलाह ये इनसे सलाह लेता है, इसलिए हम कहते हैं सरकार के बैंकर के रूप में। अगला देखिए, इतना समझ पाए आप लोग? छठा देखिए, एक पॉइंट और आप लोग को बताते हैं कि रिपोर्ट जारी करता है। ये क्या करता है? रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट जारी का मतलब होता है बुलेटिन। जैसे आप दो रिपोर्ट जारी करता है, बुलेटिन ऑफ रिजर्व बैंक, बुलेटिन ऑफ रिजर्व बैंक। दूसरा फाइनेंस एंड करेंसी रिपोर्ट, फाइनेंस एंड करेंसी रिपोर्ट।
ये 2 जारी करता है। ये जो है मासिक स्तर पर जारी करता है, मासिक तौर पर, और जो दूसरा होता है ये वार्षिक स्तर पर, वार्षिक स्तर पर। तो ये आरबीआई का पूरा कार्य रहा। अब आरबीआई के एक हम कार्य, अब ये 6 हो गए। अब 6 के अलावा ये तो उसका साख नियंत्रण साख से संबंधित है। अब हम दूसरा उसको देखते हैं, दूसरा पक्ष जो मैंने विकासात्मक बताया था, क्योंकि मैंने आरबीआई पहले बताया था। फिर से आप देखिए, आरबीआई मैंने आपको 2 कार्य बताए। पहला साख नियंत्रण, ठीक है। अब साख नियंत्रण के अंदर जो भी मैंने कार्य बताया, दूसरा मैंने आपको बताया था कि विकासात्मक में मैंने बताया आपको कि कई कार्य इसके हैं। जैसे आईडीबीआई, मैंने पिछली क्लास में इसको शायद बता दिया था, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये क्या है, जितना मैं बता रहा हूं सिर्फ उतना ही लिखिएगा, ठीक है। उद्योगों की शीर्ष संस्था, ठीक है। दूसरा सिडबी, जितना मैं जैसे पॉइंट डलवा रहा हूं वैसे आप लोग डालिएगा, ठीक है। सिडबी जो है 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, लखनऊ में। तो ये क्या करता है, लघु उद्योगों की शीर्ष संस्था है। क्या है, लघु उद्योगों की शीर्ष संस्था। तीसरा नाबार्ड, मैंने पिछली क्लास में आपको बता भी दिया था, ठीक है। नाबार्ड क्या करता है, कृषि क्षेत्र में ऋण प्रदान करने के लिए, क्योंकि आरबीआई उसके देता है, फिर ये क्या करता है, लोगों को देता है, किसानों को देता है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। किसके आधार पर, शिवरामन समिति के सिफारिश पर, शिवरामन समिति के सिफारिश पर, ठीक है। एक एग्जिम बैंक होता है, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट। ये दो जो है इसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, और जो दूसरा होता है आईएम, इसको हम कहते हैं इंपोर्ट। ये बैंक होता है, इसकी भी स्थापना 1982 में हुई थी, आयात निर्यात करने के लिए। जैसे मैंने लिखा है फ्लोचार्ट वैसे आप डालिएगा, ठीक है, आयात निर्यात हेतु। इतना समझ पाए, ये विकासात्मक कार्य। तो आरबीआई का पूरा मैटर यहीं समाप्त हुआ। अब जो इस चैप्टर में जो प्रश्न और पूछता है, तो 5 मिनट और ले लेते हैं हम आप लोग से, ठीक है। वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा ना चला जाए, बस 5 मिनट और। अब देखते हैं इसमें जैसे ऋण संस्थाएं कुछ होती है, ऋण की संस्थाएं होती है। जैसे ऋण पूछा जाता है, ऋण की संस्थाएं, तो इसमें 2 पार्ट हो जाता है। एक होता है औपचारिक, क्या हो जाता है, औपचारिक, और दूसरा होता है अनौपचारिक। ध्यान समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अनौपचारिक है ना। अब ध्यान समझिए, औपचारिक अनौपचारिक। औपचारिक से तात्पर्य यह होता है, इसको हम जैसे कार्यालय कोई कार्य हो गया, जैसे एक मैनेजर है, एक टीचर है, जो भी वार्ताएं करेगा वो सरकारी, उसको मतलब सॉरी, जो भी वार्ताएं करेगा, मैनेजर है एक टीचर, जो भी वार्ताएं करेगा वो स्कूल के विकास से संबंधित करेगा। जो भी वार्ताएं करेगा वो पाठ्यक्रम को लेकर करेगा। जो भी वार्ताएं करेगा वो सीमित रूप में होंगी और एक सुडौल रूप में होगी, ठीक है। सुडौल से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए होंगी। औपचारिक तरीके पर होगी, उसमें हंसी मजाक उसमें नहीं होगा। और जिसमें हंसी मजाक आ जाए, जब 2 मित्र आपस में बात करते हैं वहां पर औपचारिक वार्ता होती है, और जब एक प्रिंसिपल एक प्रबंधक 2 लोग बात करते हैं आपस में, तो वहां पर औपचारिक बातें होती हैं। जहां पर 2 मित्र बात करें वहां पर अनौपचारिक। बात समझे आप लोग। अब जैसे ऋण की पूछता है कि औपचारिक ऋण और एवं अनौपचारिक ऋण में क्या अंतर है, जैसे पूछा है पिछले एग्जाम में, तो आपको मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। पहला ध्यान से देखिएगा, एक का मैं स्पष्ट किया, दूसरा आप स्वयं स्पष्ट कर पाएंगे। इसमें जो ऋण का स्रोत होता है औपचारिक में, जो ऋण स्रोत होता है इसमें, मतलब ऋण किससे लिया जाता है औपचारिक स्रोत में, ठीक है। ऋण किससे लिया जाता है, तो जैसे आपका अब बैंक हो गया,
सहकारी समिति हो गई, ठीक है। दूसरा, पहला बैंक हो गया, दूसरे सहकारी, तीसरा अन्य जो सरकारी की संस्थाएं होंगी, ट्रस्ट हो गया उससे। दूसरा क्या है, इसमें ब्याज दर, ब्याज दर क्या होगा, इसमें ब्याज दर क्या होगा, कम होगा, ब्याज दर इसमें क्या होगा, कम होगा। तीसरा, इसमें अवधि जो होगी लोन की, अवधि पूर्ण निर्धारित होगी। क्या, पूर्ण निर्धारित, मतलब कितने दिन के लिए आपको लेना है, कितने दिन आपका नहीं लेना है। चौथा है, पहला ये हो गया, ब्याज दर कम रहता है, इसमें अवधि रहती है। ये पंजीकृत संस्थाएं होती हैं, ये पंजीकृत संस्था। दूसरी तरफ आप लोग देखिए, आखिरी बिंदु पर हम लोग चल रहे हैं, बस इसी का आप उल्टा कर दीजिए। अनौपचारिक संस्था में क्या होता है, ऋण स्रोत के रूप में कौन होता है, सॉरी ऋण स्रोत के रूप में इसमें कौन होता है, ऋण स्रोत के रूप में होता है आपका, जैसे ऋण स्रोत में जैसे आपका रिश्तेदार हो गए, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, ये सब, ठीक है, ये सब जिनसे आप जाते हो बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। एक आप और बढ़ा सकते हो 5 पॉइंट के लिए, इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को कहते हैं दस्तावेजीकरण प्रक्रिया। दस्तावेजीकरण अधिक होता है, अधिक, इसमें दस्तावेजीकरण प्रक्रिया अधिक होती है। इसमें क्या देखते हैं, इसमें ऋण स्रोत हम बैंक के रूप में, क्योंकि ये पंजीकृत संस्थाएं हैं, और इसमें जो ब्याज दर होता है, दूसरा इसमें देखेंगे, इसमें जो ब्याज दर आपका रहेगा, ठीक है, इसमें जो ब्याज दर रहेगा वो क्या रहेगा, ब्याज दर ज्यादा रहेगा, ठीक है। ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि गांव में अपने मन के लेते हैं, ठीक है, उसमें क्योंकि पंजीकृत संस्था है नहीं। तीसरा, मजबूरी होती लोगों की, इसमें अवधि पूर्ण निर्धारित होती है, इसमें अवधि निर्धारित नहीं होती, इसमें अवधि निर्धारित नहीं। चौथा, बस इसी का उल्टा करते जाओ, ये गैर पंजीकृत संस्थाएं होती है, क्या होती है, गैर पंजीकृत संस्था। अगला, इसी का उल्टा कर दो, इसमें कोई दस्तावेज नहीं, दस्तावेज नगण्य के बराबर, ठीक है, नगण्य के बराबर। तो ये आपका पूरा आरबीआई का चैप्टर रहा, मुद्रा एवं साख का चैप्टर रहा। अगर इतना आप कर लेते हैं तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप टॉप कर जाएंगे, और सिर्फ इतना ही रटिए, बाकी कुछ नहीं, ना तो विद्या, ना कोई बुक, ना कुछ, ठीक है। तो आप इतना करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया, आप दोबारा देखिए, ठीक है, बैक करके पूरे, जहां नहीं समझ में आया बैक करके देखिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास साधन होगा। मैं प्रत्यक्ष उपलब्ध हूँ, प्रत्यक्ष वैसे देख सकते हैं। तो ठीक है, आप लगे रहिए एकलव्य ज्ञानश्री एकेडमी के साथ, जब भी जो भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछते रहिए। धन्यवाद, ठीक है।